हेलो सीए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन पेपर में मार्क्स का जैकपॉट देता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज। अब सोचो, अगर एक घर खाली पड़ा है और कोई भी रेंट नहीं आ रहा हो, फिर भी इनकम मान के उस पर कैसे लगता है? या फिर अगर आपके पास दो घर हैं तो कौन सा एग्जाम्ट होगा और कौन सा टैक्सेबल? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं? डोंट वेरी, आज का सेशन सिर्फ रिवीजन नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी प्लस एग्जाम ट्रिक्स का फुल कॉम्बिनेशन है। और हाँ, मैं आपको दूंगा 3 स्मार्ट टिप्स जिससे आप हाउस प्रॉपर्टी से हर बार 6 में से 6 मार्क्स ले जाओगे, चाहे एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव। तो शुरू करते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, एग्जाम ओरिएंटेड स्टाइल में। चैप्टर नंबर 4, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में हम डील करेंगे कि कैसे एक बिल्डिंग से, अगर कोई बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग, हाउस, शॉप, ऑफिस से अगर आपको कोई इनकम आ रही है तो कैसे इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में टैक्स होने वाला है उस पर। ठीक है, इवन इफ ए प्रॉपर्टी इज नॉट रेंटेड आउट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी को रेंटेड आउट नहीं किया हुआ है लेकिन उसके ओनर को स्टिल टैक्स पे करने की लायबिलिटी आ सकती है ऑन एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का मतलब हम आगे देखेंगे एनुअल वैल्यू क्या होता है। एनुअल वैल्यू का मतलब सिंपल सा ये है कि एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि रीजनेबली आप उस प्रॉपर्टी से कितना अर्न कर लेते हैं अगर आप उस पर रेंट पे चढ़ाया होता है आपने उसको। इस चैप्टर की शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 22, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, तो ये सेक्शन डील करता है हाउ एंड व्हेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज अ टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कब और कैसे इनकम, इस प्रॉपर्टी से जो आपको इनकम आती है उस पर टैक्स लगता है। तो कुछ कंडीशंस है टैक्सेबिलिटी का। इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम कब टैक्सेबल होती है उसकी कंडीशंस है, ये कंडीशंस है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं सबसे पहले। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में क्या मस्ट भी बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग कैसे हो सकती है? रेसिडेंशियल या कमर्शियल, यानी कि रेसिडेंशियल मतलब लोगों के रहने के काम आ रही है, कमर्शियल मतलब कोई उस पर बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है उसका मतलब। और उसके बाद या तो बिल्डिंग हो सकती है या फिर लैंड अपर टेनेंट मतलब अटैच, जो बिल्डिंग के साथ में जो लैंड अटैच होती है, लाइक गैराज होता है, गार्डन होता है, उसको भी क्या बोलते हैं ये लोग? प्रॉपर्टी बोलते हैं। उस पर भी कोई आपको रेंटल इनकम आ रही है तो वो भी टैक्स होगी इस साइड में। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास सिर्फ लैंड है, यानी कि लैंड है, उसके ऊपर कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो वो यहाँ पर कवर नहीं होगी। उससे जो भी आपको रेंटल इनकम आएगी वो कहाँ पर टैक्सेबल होगी? या तो बिजनेस हेड में या फिर अदर सोर्सेज में। अब उसके बाद आता है कि जो प्रॉपर्टी आपने टाइप ऑफ प्रॉपर्टी देख लिया, उसके बाद जो प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होनी चाहिए वो किस लिए होनी चाहिए? रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पज के लिए यूज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर ओनर के खुद के बिजनेस में अगर वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है तो उस पर भी यहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। सपोज मेरे पास एक हाउस है या फिर मेरे पास एक शॉप है, मैंने उसमें अपनी खुद की एक ऑफिस बनाया हुआ है, तो उस केसेस में उस प्रॉपर्टी पर टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। अब ओनरशिप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, असस्सी क्या होना चाहिए? मस्ट भी ओनर होना चाहिए, लीगल या डीम्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। असस्सी उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए, लीगल या डीम्ड ओनर। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, फ्री होल्ड हो या लीज होल्ड हो या डीम्ड ओनरशिप हो, अगर आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करोगे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रॉपर्टी आपकी बिल्डिंग होनी चाहिए, रेसिडेंशियल या कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होनी चाहिए, आप उसके ओनर होने चाहिए। अब एक एक्सेप्शन है इसमें स्टॉक इन ट्रेड के लिए। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डीएलएफ है। चलो पहले मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में, इफ ए बिल्डर होल्ड अनसोल्ड प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक इन ट्रेड डज नॉट रेंटेड, नो टैक्स फॉर 2 years आफ्टर गेटिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आफ्टर 2 years एनुअल वैल्यू बिकम टैक्सेबल। इसका मतलब क्या है? अगर कोई बिल्डर ने क्या किया, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज बनाते हैं बिल्डर और डेवलप करते हैं, जैसे डीएलएफ है, वो क्या करता है? काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को डेवलप करता है और जब तक वो बिक नहीं जाती ना, वो उसको रेंट पे नहीं देता, वो एज ए अपने इन्वेंट्री उसको अपनी बुक्स में रखता है, उसको मतलब खाली रखता है। तो इसमें इनकम टैक्स क्या बोलता है? जब आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, उसके 2 साल तक हम उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, जो प्रॉपर्टी एक बिल्डर ने अपने पास इन्वेंट्री की तरह रखी हुई है। लेकिन जैसे ही आपके 2 साल भी कंप्लीट हो गया और वो प्रॉपर्टी अभी तक आप सेल नहीं कर पाए या सेल नहीं हुई आपकी, तो उसकी एनुअल वैल्यू पे हम टैक्स लेने लग जाएंगे आपके साथ, आपसे हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है, समझ गया? अब देखो, एनुअल वैल्यू का हमने देखा है, एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगता है, यानी कि एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? अब एनुअल वैल्यू का मतलब क्या है? अमाउंट फॉर विच प्रॉपर्टी कुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी लेट आउट। ऐसा अमाउंट जिस पे आप रीजनेबली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना अमाउंट मैं इस प्रॉपर्टी को रेंट करके अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो अमाउंट आपका एनुअल वैल्यू होगा और इसी वैल्यू पे आपको टैक्स लगेगा, यानी कि टैक्स लगेगा इनकम टैक्स में। यही आपकी इनकम बनेगी। नॉट ऑलवेज एक्चुअल रेंट, हमेशा एक्चुअल रेंट पे आपको टैक्स नहीं लगेगा, एनुअल वैल्यू पे आपको टैक्स देना है। एग्जाम्पल लो, ए फ्लैट कुड रीजनेबली फेच 20,000 पर मंथ इन रेंट, इट्स एनुअल वैल्यू कितनी होगी उसकी? 2,40,000, 20,000 इंटू 12 मंथ, 2,40,000। ठीक है, इवन इफ रेंटेड लोअर और कैप्ट वेकेंट, आप इससे कम पर भी उसको
रेंट करो या फिर आप रेंट करो ही मत, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एनुअल वैल्यू पे आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब एक चीज देखना, कुछ ऐसे केसेस है जहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसे 3 केसेस हैं। पहला, एक तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो एज ए ओनर बिजनेस प्रोफेशन में, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को एज ए ओनर बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हो तो वहां पर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आपका मेन बिजनेस क्या है, दूसरे केस है, अगर आपका मेन बिजनेस ही क्या है, आपने प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज को क्या करते हो, आप बिजनेस है, आपका बिजनेस, आप रेगुलर बिजनेस में क्या करते हो, प्रॉपर्टीज को रेंट पे देते हो, तो वो आपके लिए क्या होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में ना आके बिजनेस हेड में, यानी क्योंकि आपका बिजनेस ही नॉर्मल बिजनेस क्या है, लीज करने का, तो आपके लिए वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अब क्या करते हो आप, या तो तीसरा केस है लेटिंग आउट अ वेकेंट लैंड। आपके पास एक जमीन है जिस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, या तो वो एग्रीकल्चर लैंड है या फिर वो कैसी भी लैंड है मतलब, तो ठीक है, तो उस पर भी आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स नहीं देना। उस पर अगर वो टैक्स लगेगा अभी तो बिजनेस हेड में लगेगा या फिर अदर सोर्स में लगेगा। जैसे सपोज करो रेंटिंग एंड एम्प्टी प्लॉट, आपने के पास एक प्लॉट है, आपने उसको रेंट दे रखा है स्टोरेज, फॉर स्टोरेज वेयर हाउस के लिए, या फिर कोई पार्किंग बना रखी है आपने वहाँ पर, तो वहाँ से जो आपको रेंट आता है ना, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ना जाके वो अदर सोर्स हेड में जाएगा या फिर बिजनेस में जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ध्यान रखना। ओनरशिप, अगर मान लो एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी और एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी है ये वाली, ये हाउस है, एक हाउस है, ठीक है, अगर इसके 2 ओनर है तो दोनों के बीच डिस्प्यूट है, यानी कि पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल में उसका लीगल या फिर कौन सा ओनर है जिसके हाथ में वो टैक्स लगना चाहिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि उनको किसके हाथ में टैक्स लगाना है, ठीक है। अगर आपको अनरिलाइज रेंट की रिकवरी होती है तो ओनरशिप मैटर नहीं करती, इवन टैक्सेबल व्हेन रिसीव्ड, ठीक है, आप इसको आगे देखेंगे। जैसे अनरिलाइज रेंट की रिकवरी मतलब क्या है, जैसे सपोज करो एक घर था, ये 2010 में मैं इसका ओनर था और मैंने इसको रेंट पे दिया हुआ था, मेरे को ना 1 महीने का रेंट नहीं मिला था, यानी कि 10,000 रुपये मेरा पर मंथ रेंट था, तो मेरा 1 महीने का रेंट नहीं मिला था, तो उस टाइम उस पर टैक्स नहीं लगा था। लेकिन अब 2020 में मैंने क्या किया, इसको सेल कर दिया इस प्रॉपर्टी को, और जो मेरा किराएदार था 2025 में आकर उसने क्या बोला, भाई साहब आपके 10,000 रुपये मेरा एक रेंट रह गया था 2010 में, उसने आज वो मेरे को प्रॉपर्टी का रेंट दे दिया, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा मेरे हाथ में 2025 में, क्योंकि जब मेरे को रिसीव होगा तभी इस पर टैक्स लगेगा, जब मेरे को रिसीव होगा तब इस पर टैक्स लगेगा। ये मैटर नहीं करता मैं उस प्रॉपर्टी का आज भी ओनर हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी 2020 में सेल कर दी थी, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक समरी टेबल भी बना के दी है जिससे आप जल्दी से चीज़ों को याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में कब टैक्सेबल होगी, अगर वो बिल्डिंग है या फिर अटैच लैंड है। अटैच लैंड का मतलब होता है गैराज या फिर गार्डन। ओनर उसका कौन होना चाहिए, असेसी क्या होना चाहिए, उसका ओनर होना चाहिए, लीगल या डीम्ड ओनर। अलाउड, यूज अलाउड कौन सा है, रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल, बट नॉट फॉर ऑन बिजनेस। अगर अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो उस पर टैक्स लगेगा। एक्सेप्शन क्या है, अगर आपके पास वेकेंट लैंड है, डिस्प्यूटेड ओनरशिप है या स्टॉक इन ट्रेड है 2 ईयर्स तक, तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका, एनुअल वैल्यू। आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी वो कहाँ से कंप्लीट होगी, एनुअल वैल्यू से। एनुअल वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड ईयरली रेंट। अब एक कॉन्सेप्ट आता है मिक्स, यानी कि सॉरी मिक्स बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कंपोजिट रेंट। मीनिंग और टैक्स ट्रीटमेंट देखते हैं। कंपोजिट रेंट का मतलब क्या है, कंपोजिट रेंट इज ए टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द प्रॉपर्टी ओनर, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर को टोटल रेंट जो रिसीव होता है, डेट इंक्लूड पार्ट रेंट फॉर बिल्डिंग, ठीक है, जो ऐसा रेंट जो आपको रेंट फॉर बिल्डिंग के लिए रिसीव हो रहा है, तो या फिर रेंट फॉर अदर असेट्स, या फिर चार्जेस फॉर अदर सर्विसेज, जैसे रेंट आपने हाउस कोई किराए पे दिया या ऑफिस दिया या शॉप दी, इनमें से कोई आपने किराए पे दी, उसके साथ साथ में आपने कुछ फर्नीचर, एयर कंडीशंस या प्लांट एंड मशीनरी भी किराए पे दे रखे साथ में ही, ठीक है, और उसके साथ आप सर्विस भी देते हो उसको, लिफ्ट की, सिक्योरिटी की, पावर बैकअप की, हाउस कीपिंग की, तो इन सब सर्विसों के साथ आपको रेंट मिलता है कंपोजिट। इन सारी सर्विसों का मिला के आपको एक साथ रेंट मिलता है, तो इसको बोलेंगे हम कंपोजिट रेंट। आपने सिर्फ बिल्डिंग रेंट पे नहीं दी, आपने एक फर्नीचर भी दिया, उसके साथ एयर कंडीशन भी दिया, उसका भी रेंट आ रहा है आपको, आप उसको सिक्योरिटी सर्विसेज, पावर बैकअप, हाउस कीपिंग दे रहे हो, उसका भी रेंट आ रहा है। रवि लेट आउट फुल्ली फर्निश ऑफिस एंड प्रोवाइड पावर बैकअप एंड सिक्योरिटी, ही चार्ज 50,000 पर मंथ इन टोटल, दिस इज अ कंपोजिट रेंट। रवि ने क्या क्या रखा है, फुल्ली फर्निश ऑफिस, जो जिसमें वो बैकअप और सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है, उसके लिए वो चार्ज करता है 50,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पर पता नहीं चल रहा है आपको बिल्डिंग का रेंट कितना है या फिर इन सर्विसेज की कॉस्ट क्या है, तो ये क्या है, कंपोजिट रेंट है। अब इस केस में आपको टैक्स का ट्रीटमेंट क्या करना है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट, रेंट फॉर बिल्डिंग, रेंट फॉर अदर सर्विसेज एंड अदर असेट एंड सर्विसेज।
इस पे जो टैक्स लगेगा बिल्डिंग पे वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लगेगा, अदर सर्विसेज पे या तो बिजनेस पे लगेगा या फिर अदर सोर्सेज में लगेगा। तो हाउ टू स्प्लिट कंपोजिट रेंट, आपको कंपोजिट रेंट को स्प्लिट कैसे करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में और इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम में। अगर टेनेंट रेंट पे ले सकता है बिल्डिंग को विदाउट टेकिंग फर्नीचर एंड अदर सर्विसेज, अगर वो बिना बाकी फर्नीचर या फिर सर्विसेज को किराए पे लिए बिना वो बिल्डिंग को रेंट पे ले सकता है, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो रेंट फ्रॉम बिल्डिंग है उसको तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल कर देना, और अदर रेंट फॉर फर्नीचर और सर्विसेज को कहाँ पे इनकम बिजनेस इनकम या अदर सोर्स में टैक्सेबल करना है। अब डिपेंड, इसका एग्जांपल देखो, एक टेनेंट रेंट है शॉप फॉर 30,000 एंड सेपरेटली पे 10,000 फॉर फर्नीचर, बोथ आर इंडिपेंडेंट। अब एक बंदे ने रेंट पे शॉप ली है 30,000 की और सेपरेटली वो 10,000 फर्नीचर के पे करता है, तो इस केस में क्या होगा, 30,000 जो इनकम होने वाली है इसके मकान मालिक को वो तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, और जो 10,000 की इनकम है वो बिजनेस में इनकम में या फिर अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, जो उसको रेंट की इनकम आ रही है ना वो इनसेपरेबल है, मतलब टेनेंट कैन नॉट रेंट बिल्डिंग विदाउट टेकिंग अदर असेट्स एंड सर्विसेज। अब जो आपका टेनेंट है ना वो बिना अदर सर्विसेज या फिर असेट के उस बिल्डिंग को रेंट पे नहीं ले सकता, तो उस केस में क्या होगी, सारी इनकम आपकी बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगी, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। जैसे एग्जांपल है, एक होटल ने क्या किया, रेंट कर रखा है, एक होटल ने एक रूम रेंट कर रखा है फर्नीचर के साथ, एयर कंडीशन के साथ, सर्विसेज लाइक क्लीनिंग के साथ। टेनेंट मस्ट टेक ऑल सर्विसेज टुगेदर। आप होटल में जाके ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये फर्नीचर एयर कंडीशन से मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ रूम चाहिए। देन इंटायर रेंट इज नॉट स्प्लिट एंड टैक्सेबल एज ए बिजनेस इनकम और अदर सोर्स इनकम डिपेंडिंग अपॉन दैट सेटअप। आपका क्या बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है होटल का तो आपके लिए यहाँ पे टैक्स लगेगा बिजनेस इनकम में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फिर से क्विक रिकैप टेबल बना रखी है, ठीक है। रेंट ओनली फॉर बिल्डिंग कहाँ पर जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में। रेंट बिल्डिंग प्लस सेपरेबल असेट है, तो जितना बिल्डिंग के लिए रेंट दी गया है उतना हाउस प्रॉपर्टी, बाकी अदर के लिए बिजनेस सोर्स में या अदर सोर्स में। रेंट फॉर बिल्डिंग प्लस इनसेपरेबल असेट और सर्विसेज, इसमें क्या होगा, इंटायर अमाउंट जितना भी आपको अमाउंट मिला वो बिजनेस या फिर अदर सोर्स की इनकम आनी चाहिए आपकी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कहाँ है, इंडिया के बाहर सिचुएटेड है। आपके पास इंडिया के बाहर एक घर है और उस प्रॉपर्टी को आपने रेंट पे दे दिया, तो यहाँ पर क्या इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो ये टैक्सेबिलिटी आपकी डिपेंड करती है रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब आप जो ओनर है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। टैक्सेबिलिटी चलो देखते हैं, टैक्सेबिलिटी बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। अब अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो ये आपके लिए टैक्सेबल होगा। आपको इंडिया के बाहर से रेंट आ रहा है तो आपको लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि R&OR की ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, R&NOR, ये इसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा अनलेस ये इंडिया में रिसीव हुआ हो। टैक्स ओनली इफ इनकम रिसीव इन इंडिया, अगर ये इंडिया में रिसीव होगा तभी इस पर टैक्स लगेगा। नॉन रेसिडेंट के केस में भी सेम रहेगा। अगर आप R&NOR हो यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपके लिए जो फॉरेन की प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी अनलेस कि वो रिसीव ना हो आपको। वो रेंट जो है आपको अगर इंडिया में रिसीव हो गया तो उस पर टैक्स लग जाएगा इंडिया में, अदरवाइज वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है। सेम फॉर नॉन रेसिडेंट। अब एग्जांपल लो, R&OR के केस में अगर एक इंडियन रेसिडेंट को इनकम अर्न होती है कहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी जो उसकी दुबई में है, वो टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में इवन इफ ही रेंट स्टे इन दुबई, ठीक है। भले ही वो उसको दुबई में पैसा मिला तब भी उसको जो दुबई की प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, वो इंडिया का रेसिडेंट है। उसके बाद R&NOR, अगर एक नॉन रेसिडेंट को इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी इन यूके से एंड रेंट इज केप्ट देयर, वो प्रॉपर्टी उस रेंट को इंडिया में रिसीव नहीं करता तो उसको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस इनकम पे, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड वेदर इनकम ऑफ फॉरेन हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्स इन इंडिया, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी इंडिया के बाहर है तो R&OR हो यानी कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपके लिए हमेशा टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आपके लिए टैक्सेबल तभी होगी अगर आप उस जो प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ रही है अगर वो आप इंडिया में रिसीव कर लेते हो तभी उस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज वो आपके लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। सेक्शन 23 आता है डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। हमने एनुअल वैल्यू का मतलब देखा कि एक्सपेक्टेड रेंट। अब ये एक्सपेक्टेड रेंट को आप निकालते कैसे हो यानी कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम इस सेक्शन में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट डिपेंडिंग अपॉन द यूज। उसके बाद इसमें से आपको लेस करने होते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपने म्युनिसिपल यानी कि प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है तो आपको उसे डिडक्ट करना है अपनी इनकम से, लेकिन कब, ओनली एक्चुअली अगर आपने पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर तभी। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया, ओनर ने पे किया होना चाहिए, अगर टेनेंट ने पे किया तो आपको डिडक्ट करने नहीं दिया जाएगा।
अगर आपने पे किया तभी आप उसको माइनस कर पाओगे। तो आपकी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने हैं, आपकी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू। अब डिटरमाइन कैसे होगी, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप निकालोगे कैसे, तो ये आपको यहाँ पे केसेस दिए हुए हैं काफ़ी सारे कि किस केसेस में आपको कैसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है आपकी, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, यानी कि एक्सपेक्टेड आपका रेंट कितना होना चाहिए था और एक्चुअल रेंट आपका कितना है, इन दोनों में से जो भी हायर है। आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसका एक्सपेक्टेड रेंट जो है 10,000 है और एक्चुअली आप बोल रहे हो कि मेरे को तो 8,000 ही मिले हैं, तो इनमें से जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, 10,000 पे, क्योंकि हायर है। सरकार ने बोला हायर, एक्सपेक्टेड वाला अगर हायर है तो उस पर टैक्स लगेगा। और मान लो आप बोल रहे हो 10,000 है, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट 10,000 है, लेकिन आप बोल रहे हो मेरे को तो 12,000 की इनकम हुई है एक्चुअल में रेंट की इस प्रॉपर्टी से, तो 12,000 पर टैक्स लगेगा, क्योंकि जीएबी हम क्या लेंगे, हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या है। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब है हायर ऑफ मार्केट वैल्यू फेयर वैल्यू, इन दोनों में से मार्केट वैल्यू और फेयर वैल्यू में से जो भी हायर है उसको आपको एक्सपेक्टेड रेंट लेना, बट ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी एक्सीड नहीं कर सकती स्टैंडर्ड रेंट को। अब आप बोलोगे मैन मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट क्या होते हैं भाई, तो सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, एमवी का मतलब म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू क्या था, वैल्यू फिक्स बाय लोकल अथॉरिटी और टैक्स पर्पस। म्युनिसिपल वैल्यू आप कहाँ से लेते हो, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के लिए क्या करती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, एमसीडी वगैरह, प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स करती है। उसके बाद फेयर रेंट का मतलब क्या है, फेयर रेंट का मतलब है आपके एरिया में जो सिमिलर प्रॉपर्टी है आपकी जैसी, उसका क्या रेंट है, वो कितने, उससे रेंट की इनकम क्या आती है, वो आता है आपका फेयर रेंट। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट मतलब होता है मैक्सिमम रेंट अलाउड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। रेंट कंट्रोल एक्ट होता है इंडिया में कि अगर इस प्रॉपर्टी का मैक्सिमम रेंट आप इतना वसूल सकते हो, गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल एक्ट बना रखा है। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको लेना है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू में से जो भी हायर आता है, लेकिन उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। अगर स्टैंडर्ड रेंट उससे ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, आपको लोअर को कंसिडर करना है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू किसी प्रॉपर्टी की 80,000 है, फेयर रेंट उसका 80,000 है, 1 लाख है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेंट 90,000 है, आपको इन दोनों में से हायर लेना है। हायर कौन सा लोगे आप, 1 लाख रुपये लोगे, 1 लाख, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से एक्सीड नहीं कर सकता, 90,000 से एक्सीड नहीं कर सकता। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 1 लाख एंड 90,000, यानी कि 90,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। अब जीएबी निकालनी है, अगर आपका एक्चुअल रेंट 90,000 है और देन आपको कंपेयर करना है इसको एक्चुअल एक्सपेक्टेड को, आपको कंपेयर करना है एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है आपको एक्चुअल रेंट से, ठीक है। अगर एक्चुअल इन दोनों से जो भी हायर है वो लेना है आपको, 90,000 और 95,000 में जो हायर है वो आपकी जीएबी हो जाएगी, 85,000 और 90,000 में जो आपका हायर है वो आपकी जीएबी हो जाएगी, आपकी ऐसे जीएबी कैलकुलेट होगी। अब दूसरा केस देखते हैं, आपके पास एक लेट आउट प्रॉपर्टी है जो पार्ट ऑफ द ईयर क्या है, खाली पड़ी रही है, उसके ऊपर आपने कोई किराएदार नहीं था, मतलब वो खाली पड़ी रही है आपकी। इफ ड्यू टू द वैकेंसी एक्चुअल रेंट क्या है आपका लोअर है एक्सपेक्टेड रेंट से, देन आपको क्या करना है, जीएवी क्या रहेगी आपकी, एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। नॉर्मली मैंने क्या बोला आपको, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट इनमें से जो हायर आता है ना वो आपको कंसिडर करना है जीएवी, वो आपकी जीएवी हो जाएगी। लेकिन अगर ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा है किसकी वजह से, कि आपके यहाँ ना कोई वैकेंसी थी, आपका जो प्रॉपर्टी थी वो वेकेंट पड़ी हुई थी, उस पर कोई किराएदार था नहीं उस वक्त, उस वजह से अगर आपकी एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आता है तो आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट को लेना है। एग्जाम्पल देखो, एक्सपेक्टेड रेंट एक प्रॉपर्टी का 1,20,000 है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या रही, एक्चुअल रेंट क्या रहा, ड्यू टू 2 महीने क्या हुआ, प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही और रेंट हमें 1 लाख ही रुपये रिसीव हुआ। देन आपको जीएवी क्या लेनी है, 1 लाख रुपये, सॉरी 1 लाख रुपये लेनी है, ना कि इन दोनों में से हायर, यानी कि 1,20,000 नहीं लेनी, क्योंकि आपका वैकेंसी के कारण आपका नुकसान हुआ और उस नुकसान पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले सकती। अब आपके तीसरा केस ये आता है कि आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। मतलब देखते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप अपने रेसिडेंस के लिए या यूज़ करते हो या आपने अनऑक्यूपाइड छोड़ी हुई है ड्यू टू जॉब ट्रांसफर। आप दिल्ली में रहते हो और आपके पास आपकी मुंबई में जॉब लगी, तो आपके पास जो दिल्ली वाला हाउस है वो अनऑक्यूपाइड पड़ा है, क्योंकि आप मुंबई में जाके आप रह रहे हो, रेंट पर रह रहे हो या आप कैसे भी रह रहे हो। तो ये क्या आ गया, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोली जाएगी, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोली जाएगी। उसकी एनुअल वैल्यू आपको हमेशा नील लेनी है, क्योंकि इससे आपको कोई रेंट नहीं आने वाला, इससे आपको कोई रेंट नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी मजबूरी है यहाँ पर, उसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे। आपकी इंटेंशन तो है यूज़ करने की, पर आपको आपकी जॉब की वजह से आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, या फिर आप अगर उसमें रह भी रहे हो तो आपको रेंट कोई मिलने नहीं वाला अगर आप उसको अपने रेसिडेंस के लिए यूज़ कर रहे हो। तो उस केस में आपको क्या लेनी है, एनुअल वैल्यू नील लेनी है। अब हाउस प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है हमने देखा, एक तो लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लेट आउट प्रॉपर्टी या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में हमेशा एनएवी क्या रहेगी, नील रहेगी आपकी, ठीक है, नील,
जीरो लेनी है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी रेंट नहीं आने वाला। इसके केस में हमने देख लिया कैसे कैलकुलेट करनी है। ऊपर समझो मेरा नाम जतीन है, ठीक है, और मेरे पास ना 10 घर है एंड हाउस प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या मैं गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 10 के 10 घर मेरे पास मेरे सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि इनके केस में तो मेरे को जीएवी क्या मिल जाएगी, जीएवी इक्वल टू जीरो हो जाएगी मेरी। तो मैं तो बोलूँगा एनएवी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि गवर्नमेंट को मेरे 10 के 10 घर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं 10 घरों में रहता हूँ। तो गवर्नमेंट इस केस में क्या बोलेगी कि हम आपके 10 के 10 घर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट नहीं करने देंगे, क्योंकि आप तो ऐसे कभी इनकम टैक्स पे ही करोगे अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या रूल बनाया हुआ है, ये रूल बनाया हुआ है देखो, अप्लाई टू ओनली 1 और 2 प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल और एचयूएफ। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हो सकती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, बाकी और भी कोई भी एसएससी है उसके केस में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जैसे मेरे केस में क्या थी 10 प्रॉपर्टी थी मेरे पास, जितनी भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है ना, सरकार बोलेगी हम उनको मान लेंगे, अगर आपने नहीं भी दिया हुआ रेंट पे तो भी हम मान लेंगे कि वो डीम्ड लेट आउट है। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा म्यूनसिपल टैक्सेस का, नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, ठीक है, क्योंकि जीएवी जीरो है तो आप उसमें से नेगेटिव नहीं ले सकते। लेकिन इसमें से आपको एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा जो हम सेक्शन 24 में आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपने पार्टली तो लेट आउट कर रखी है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखी है, ठीक है। एक ऐसा घर है जिसको एक घर है, ठीक है, ये घर है, आपने यहाँ पे नीचे दुकान बना रखी है, ठीक है, इसको लेट आउट कर दिया आपने और इसमें आप रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इस केस में कैसे टैक्स लगेगा, ठीक है। इफ एक्सपेक्टेड रेंट फॉर फुल ईयर, कंपेयर इट विद द एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड ओनली। ये भी आपकी कैसे निकलेगी, वही हायर एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट का। म्यूनसिपल टैक्सेस अलाउड फॉर फुल ईयर इफ पेड, आपको पूरे साल के लिए म्यूनसिपल टैक्सेस अलाउड करने देंगे। अब कैसा हुआ, एक प्रॉपर्टी थी, आपने कुछ महीने क्या किया, ये 12 मंथ है, ठीक है, 12 मंथ का पीरियड है, इसमें आपने 6 मंथ तो उसको लेट आउट कर दिया और 6 मंथ आपने क्या किया, सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया। तो इस केस में कैसे उस प्रॉपर्टी का टैक्स निकलेगा, कैसे उसकी जीएबी निकलेगी, वो बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट आपको फुल ईयर का लेना है, उसके बाद कंपेयर करना है इसको एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड ओनली। एक्चुअल रेंट निकालना है उसको और उसको कंपेयर करना है। जैसे एक्सपेक्टेड रेंट आपका 1,20,000 है और लेट आउट 6 मंथ के लिए 70,000 है, तो आपको मैक्स लेना है 1,20,000। अब डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, जो हमने देखा कि अगर मेरे पास एक से दो हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी है, तो मेरी बाकी हाउस प्रॉपर्टी क्या मानी जाएगी कि मैंने लेट आउट कर रखी है। तो इस केस में क्या होगा, मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ओनली टू गेट एनुअल वैल्यू जीरो। एसएससी की चॉइस पे कोई भी 2 घर ऐसे हैं जिनकी वो एनुअल वैल्यू क्या कर सकता है, नील ले सकता है। रिमेनिंग को हम क्या मान लेंगे, डीम्ड लेट आउट एंड एक्सपेक्टेड रेंट। जो जीएवी होगी ना उस पर एक्सपेक्टेड, एक्चुअल रेंट तो आपका जीरो रहेगा क्योंकि आप बोल रहे हो कि अपना रेंट पे दी नहीं हुई, तो एक्चुअल रेंट उनका जीरो रहेगा। तो हायर क्या आएगा आपका, एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि जीएवी उसकी क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड रेंट, एंड एक्चुअल रेंट वैकेंसी नॉट कंसीडर, नो इफेक्ट इवन इफ केप्ट वेकेंट और नॉट रेंटेड। आपने उसको खाली रखा या रेंट पे नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें टैक्स लेना है आपसे एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ऑप्शन कैन चेंज एवरी ईयर, आपके पास चॉइस है, आप किसी भी 2 साल में किसी भी 2 प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल सकते हो, ठीक है। आपके पास 10 घर हैं तो कभी आप किन्हीं 2 घर को, कभी किसी 2 को, कभी किसी 2 को, ऐसे करके आपके पास चॉइस रहने वाली है। अब एग्जाम्पल लो, जैसे इफ़ यू ओन 4 हाउसेज, 2 आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, उनकी वैल्यू आप क्या ले लो, नील ले लो, लेकिन 2 आपको क्या करना पड़ेगा, डीम्ड लेट आउट लेनी पड़ेगी, और जिनकी जीएवी क्या रहेगी, एक्चुअल रेंट, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, आपका वही म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से जो हायर आता है उसको आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट्स अगर इससे इनमें से लोअर लेना है आपको, ठीक है। अब समरी टेबल मैंने आपके लिए बनाई हुई है, प्रॉपर्टी का टाइप, जीएवी कैसे डिटरमाइन होगी उसके केस में, और एनएवी कैसे डिटरमाइन होगी। हमने देखा था एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है, आपको म्यूनसिपल टैक्सेस का क्या होता है, प्रॉपर्टी टैक्सेस का डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। तो अगर लेट आउट आपने पूरे साल के लिए यानी फुल ईयर के लिए आपने लेट आउट करी हुई कोई प्रॉपर्टी, तो आपकी जीएवी निकलेगी हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट, और एनएवी क्या होगी आपकी, एक्स होगी। और लेट आउट अगर आपने पार्ट ईयर के लिए आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी तो एक्चुअल रेंट। अगर आपके पास कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसके केस में आपको ग्रोथ एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, वो आपकी नील रहेगी, उस पर से कोई म्यूनसिपल वैल्यू का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। या आपके पास कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जिसको आपने पार्ट ईयर क्या किया था, लेट आउट किया था, पार्ट ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड किया था, तो हायर ऑफ एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट में से हायर ले आपको क्या लेना है, जीएवी निकलेगी आपकी, और आपको इसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस का डिडक्शन मिलेगा।
डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी यानी मोर देन आपके पास 2 प्रॉपर्टीज थी, तो उसमें से बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी जीएवी क्या रही है, एक्सपेक्टेड रेंट ओनली, और आपको डिडक्शन मिलेगा म्यूनसिपल टैक्स। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपको एनुअल वैल्यू निकालनी है, जिसमें पहला केस है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अब एग्जांपल हम लेते हैं इसमें डीएलएफ का, ठीक है। डीएलएफ क्या एक बिल्डर है, ये क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं और उनको बनाकर क्या करते हैं, फिर सेल कर देते हैं, आगे सेल कर देते हैं। तो इस प्रोसेस में सेल करने से पहले इनके पास क्या होती है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, यानी कि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लेकिन उन्हें बिकने में क्या लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे टाइम लग जाता है। इतना टाइम लगने के बाद तो इस केसेस में अगर उनके पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, डीएलएफ ने मान लो 100 प्रॉपर्टीज़ बनाई थी, 100 हाउस प्रॉपर्टी बनाई, जिसमें से 80 उसने क्या करी, सोल्ड कर दी। 80 उसने ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड कर दी, लेकिन अभी भी उसके पास 20 हाउस प्रॉपर्टी क्या है, इन्वेंट्री में पड़ी हुई है, 20 प्रॉपर्टी उसके पास अनसोल्ड है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वेंट्री है उसके लिए। इन्वेंट्री पे उसको हमें हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स देना है, कब, और उस केस में एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो ये वाला केस है, ठीक है। इस केस में आपको सिचुएशन, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज ए स्टॉक इन ट्रेड, एग्जाम्पल बाय बिल्डर नॉट लेट आउट, ठीक है। अब इसमें टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, जो जीएवी निकलेगी नील अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक तो इन 20 प्रॉपर्टी, यानी कि जिस भी दिन आपकी कंप्लीट हो गई ना, हाउस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, वहाँ से 2 साल तक तो आपकी उनको जीएवी क्या करनी है, नील लेनी है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड। आपको 2 अक्टूबर 2025 को अगर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, 31 मार्च 2026 को, ठीक है, 2026 को एंड होगा। इस डेट के बाद तक आपको 2 साल तक, यानी कि 2 साल कब होंगे आपके, 31 मार्च 2028 तक आपको क्या करनी है, इन बाकी जो 20 प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी आपको जीएवी नील लेनी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके पास 20 जो प्रॉपर्टी हैं अनसोल्ड पड़ी रहती हैं, तो आपको क्या करना है, इनको एक्सपेक्टेड रेंट जो है, नोशनल इनकम टैक्स होगी आपके लिए। गवर्नमेंट ने बिल्डर को क्या किया है, मैक्सिमम 2 साल का टाइम दिया है कि वो अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री को सोल्ड कर दे, अदरवाइज उसको उसकी नोशनल वैल्यू पे हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लो, ए बिल्डर कंप्लीट बिल्डिंग इन मार्च 2023 में, उसने मार्च में बिल्डिंग कंप्लीट कर दी, इफ अनसोल्ड एंड नॉट लेट आउट एनुअल वैल्यू नील टिल मार्च 2025, यानी मार्च यानी 2 साल तक, मार्च 2025 तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आफ्टर दैट एक्सपेक्टेड रेंट पर टैक्स लग जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट आपका वही म्यूनसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है आपको फेयर रेंट से, इन दोनों से जो भी हायर है वो आपका क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेंट। लेकिन ये एक्सपेक्टेड रेंट आपका किससे कम, किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड रेंट से, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर कर लेना है इसको एक बारी। उसके बाद एक और हमारे पास स्पेशल केस है, एक प्रॉपर्टी पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, कंप्यूट करना है आपको सेपरेटली, ठीक है। हाँ, ये वाला केस कौन सा है जो मैं पहले आपको बताया था, एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में एक फ्लोर तो क्या है आपने लेट आउट कर रखा है और दूसरा प्रॉपर्टी को आपने सेल्फ ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इस केस में आपको कैसे इस प्रॉपर्टी पे टैक्स देना है, कंप्यूट सेपरेटली डिवाइड प्रॉपर्टी इनटू लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आपको 2 पार्टों में डिवाइड करना है, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब जो उस पर रेंट म्यूनसिपल वैल्यू है, यानी कि रेंट या म्यूनसिपल वैल्यू है, शुड बी अपोर्शनेट रीजनेबली बेस्ड ऑन द एरिया। अब जितना एरिया है ना, उस एरिया के बेसिस पे उसको आपको डिवाइड कर लेना है, उसका रेंट को म्यूनसिपल वैल्यू को भी आपको क्या करना है, एरिया और एरिया या यूजेस के बेसिस पे डिवाइड कर लेना है। जैसे मान लो म्यूनसिपल टैक्सेस आपके 1 लाख रुपीज़ के हैं और एरिया आपका क्या है, आपका एरिया 50 स्क्वायर फीट का टोटल, और आपने 25 दे रखा है किराए पे, 25 आप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें से 50,000 की आपको म्यूनसिपल टैक्सेस को माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, एक ग्राउंड फ्लोर इज अ लेट आउट एंड फर्स्ट फ्लोर इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड, कंप्यूट ईच सेपरेटली एंड स्प्लिट टैक्स प्रोपोर्शनेटली। अब इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी हेड में क्या होता है, हमेशा जरूरी नहीं है आपको एक्चुअल में किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है तभी उस पर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई आपको रेंट की इनकम नहीं आ रही है हाउस प्रॉपर्टी से, फिर भी आपको उस प्रॉपर्टी पर टैक्स देना पड़ सकता है, और वो भी नोशनल इनकम पर। नोशनल इनकम पर जनरली टैक्स नहीं लगता, लेकिन इस हेड के अंदर आपको नोशनल इनकम पर भी टैक्स देना पड़ सकता है। तो ऐसा कब हो सकता है, जब आपके पास 2 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, यानी कि आप शाहरुख खान हो,
आप SR के हो और आपके पास 10 प्रॉपर्टी है बम्बई के अंदर, कभी आप इधर रहते हो, कभी आप इधर रहते हो, आपने सारे आपके शौक हैं, आप शौक से कभी इस घर में रहते हो, कभी घर बी में रहते हो, ठीक है। आपके पास 4-5 घर है, आप उन में रहते हो, आपके पास दिल्ली में भी घर है, आपके पास मुंबई में भी घर है, और आपके पास इंडिया के अलग अलग स्टेट में सब जगह के आपके पास घर है। तो आपने क्या बोल रखा है कि मेरे सारे घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मैं किसी को भी रेंट पे नहीं देता। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो मैं अपने घर में जाके रुकता हूँ। तो ठीक है, आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो इस केस में सरकार बोलती है भाई साहब आप कितने भी कर लो, हमें उससे मतलब नहीं है, हम आपकी प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे। हम आपको चॉइस दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टी चूज कर लो अपनी, जिनको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करना चाहते हो। अदर हाउस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलेंगे, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि वो आपने किराए पे दे रखे हैं, और वहां से जो आपको नोशनल इनकम आनी चाहिए, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट जो आना चाहिए, उस पर हम टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर। ठीक है, तो सरकार ने बोला मोर देन 2 हाउस प्रॉपर्टीज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल अमाउंट लिखना है, ऑल एक्सेप्ट 2 सिलेक्टेड हाउस प्रॉपर्टीज। जो आपने 2 हाउस प्रॉपर्टी चूज कर ली सेल्फ ऑक्यूपाइड डिक्लेयर करने के लिए, उनके अलावा बाकी सभी की एक्सपेक्टेड रेंट पर टैक्स लग जाएगा। और अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, सॉरी हाँ, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, लेट आउट फॉर फुल ईयर, देन आपकी क्या होगी, GAV एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। प्रॉपर्टी वेकेंट पार्ट ईयर एंड रेंट एक्सपेक्टेड रेंट, हमेशा इस केस में क्या रहेगी, GAV आपकी एक्सपेक्टेड रेंट ही रहेगी किसी भी केस में। अब देखो अनरिलाइज रेंट का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अनरिलाइज रेंट कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्चुअल रेंट अलाउड इफ कंडीशंस इन रूल 4 आर मेट। रूल 4 क्या है आपका, ये है आपकी टेनेंसी बोनाफाइड होनी चाहिए, टेनेंट हैज वेकेड एंड eviction action has been taken and tenant has not staying in another house property of owner and legal steps has been taken to recover the rent। अनरिलाइज रेंट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, यानी कि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी को आपने 1 साल के लिए, यानी 12 महीने के लिए रेंट पर दिया होता 25,000 रुपये पर मंथ से। अब आपको क्या हुआ, आपका जो किराएदार था ना, उसने आपको 11 महीने का ही रेंट दिया, जैसे 12 महीना आ गया ना, वो रेंट आपको दिया नहीं उसने। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक्चुअल रेंट कंसीडर करें। जब आप एक्चुअल रेंट लोगे, जब आप एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करोगे, तो आपको 11 महीने का ही रेंट लेना है, ना कि 12 महीने का। ठीक है, 11 महीने इंटू 25,000 यही लेना है, ना कि 12 लेना है। लेकिन आपको कब अलाउड ये कब रहेगा, जब आप 12 का कभी ले सकते हो, आपकी जो टेनेंसी थी बोनाफाइड थी, टेनेंस ने क्या किया, वेकेट कर दिया, या फिर और आपने उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन लिया। अब जो टेनेंट है ना, जो आपका किराएदार जो भाग गया, आपका किराया दिए बना 1 महीने का, वो आपकी किसी और प्रॉपर्टी में नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये वाला घर छोड़ के आपको दूसरा घर दे दिया उसको किराए पे, और फिर वो आपको किराया नहीं दे रहा, तो वो वाला केस यहाँ पे कवर नहीं है। और आपने लीगल स्टेप लिए होने चाहिए उससे रेंट रिकवर करने के लिए, तभी आपको अनरिलाइज रेंट हम क्या करेंगे, एक्चुअल रेंट से माइनस करने देंगे। अब एक बार म्यूनसिपल टैक्सेस यानी कि प्रॉपर्टी टैक्सेस डिडक्शंस के रूल देख लेते हैं। अगर ये आपको हम GAV से माइनस करने देते हैं, ठीक है, GAV से माइनस करने देते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस यानी कि प्रॉपर्टी टैक्सेस, और ये हम तभी माइनस करने देंगे जब एक तो ओनर ने इसको पे किया होना चाहिए, और सिर्फ ओनर का शेयर अलाउड रहेगा, और एक्चुअल बेसिस पे एक्चुअल पेमेंट करिए तभी हम इसको अलाउ करेंगे, आपको माइनस करने देंगे। अगर पेमेंट नहीं करी आपने, तो नो डिडक्शन अलाउड फॉर दैट ईयर, पेड इन लेटर ईयर, जिस ईयर में आप इसको एक्चुअली पे कर दोगे, हम उस ईयर में आपको उसका डिडक्शन देंगे। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है, तो लोकल टैक्सेस पेड अब्रॉड आल्सो डिडक्टेबल, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, दुबई में थी, दुबई में आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स लगता था, वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी टैक्स दिया था, वो भी हम आपको कहाँ से माइनस करने देंगे, यहाँ से माइनस करने देंगे, वो भी आप माइनस कर सकते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू तो हमेशा नील रहने वाली है, तो इस केस में प्रॉपर्टी टैक्स का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक बार समरी टेबल देख लें कि एनुअल वैल्यू, ये वैसे मैंने आपको अभी ऊपर दिखा दिया था, इसकी ज़रूरत नहीं, ठीक है, इसको काट दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपको ना, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपको एनुअल वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, एनुअल वैल्यू पर टैक्स लगता है। एनुअल वैल्यू कैसे निकलती है आपकी, GAV ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको पता करनी होती है, उसमें से आपको माइनस करने होते हैं, आपको प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपने उसको एक्चुअली पे किया है, इंडिया में पे किया है, आउटसाइड इंडिया पे किया है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये पे करने के बाद आपके पास आ जाती है NAV यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। अब नेट एनुअल वैल्यू आपकी आ गई, जो भी उसमें से भी हम आपको कुछ चीज़ लेस करने देंगे। ठीक है, उसमें से भी हम आपको कुछ डिडक्शन देंगे, और वो सेक्शन 24 में है। ठीक है, वो डिडक्शन आपके सेक्शन 24 में है, तो हम इसमें से आपको क्या माइनस करने देंगे,
डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, और सेक्शन 24 में दो डिडक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है आपका, जी आपको 30% मिलता है। जितना भी आपकी एनएवी आई, जितनी भी आपकी एनएवी आई उसका 30% सीधा सीधा हम आपको डिडक्ट करने देंगे। आपका ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन किस लिए मिलता है, क्योंकि आपको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे आपका टैक्स लग रहा है। सरकार आपसे क्या बोलती है, आपके पास एक घर था, ठीक है, आपके पास ये घर था, सरकार ने आपसे बोला कि भाई आपने इस घर को रेंट पे दिया 10,000 रुपये पर महीने से, तो आप इसका 12 महीने का क्या करो, मेरे को 1,20,000 की आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी, और इसमें से आप म्यूनसिपल टैक्स यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था 5,000 का, तो वो माइनस कर लो। मैं सपोज करो 5,000 का आप प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था, तो अब आपकी जो इनकम बन गई वो 1,15,000 बन गई। अब जैसे ही आपसे 1,15,000 सरकार ने टैक्स लेने आई इस अमाउंट पर, तो आपने सरकार को क्या बोला कि रुक जाओ, मैंने ना इस घर में अभी खर्चा भी किया था, मेरे घर में रिपेयर मेंटेनेंस का काम हुआ था और मैंने इस पर 70,000 रुपये खर्च कर दिए थे। तो सरकार वो बोल रहा है कि बंदा 70,000 का खर्चा भी किया था मैंने, तो मेरी इतनी इनकम थोड़े ना, मेरी तो इनकम 1,15,000 माइनस 70,000 है। तो सरकार ने इस बोला ठीक है, लेकिन ऐसे तो आप 70 क्या 1 लाख पूरा 1,15,000 का खर्चा बोल दोगे। तो सरकार ने इसके लिए एक रूल फिक्स किया, और वो रूल है 30%। जितना भी आपका एनएवी आएगी, सपोज करो एनएवी अगर आपकी 1 लाख आती है, तो आपको 30% यानी 30,000 हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे आपके रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे के लिए। उसके बाद एक डिडक्शन और देंगे हम, ठीक है। चलो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इसके आगे मैं आपको पढ़ाता हूँ। डिडक्शंस फ्रॉम एनुअल वैल्यू। अब एनुअल वैल्यू जो आपके पास आई एनएवी, उसमें से दो डिडक्शन मिलेंगे आपको, ठीक है। पहला डिडक्शन जो है 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बोलते हैं। मतलब ये तो हर किसी को मिलेगा ही बिना किसी जांच पड़ताल के, ठीक है। सीधा आपका जो भी एनएवी आ रही है उसका 30% माइनस करो, फ्लैट डिडक्शन है 30% का एनएवी से। अलाउड होगा ये आपको लेट आउट प्रॉपर्टीज में से ओनली, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में से क्यों नहीं अलाउड होगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में एनुअल वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी, 0 आ रही होगी, तो वहाँ पे आप 30% माइनस वैसे भी नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ये लेट आउट प्रॉपर्टी से ही मिलेगा। दिस इज अलाउड इवन इफ नो एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने उस साल में कोई खर्चा नहीं भी किया था अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो भी आपको ये खर्चा हम अलाउड ही करेंगे। गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्ड दिया हुआ है, भले ही आप खर्चा करो या मत करो, लेकिन इसके साथ साथ आपको एक डिडक्शन और मिलेगा, जो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आपने क्या किया था, हाउस प्रॉपर्टी जब आपने घर का कंस्ट्रक्शन किया था या घर को खरीदा था ना, उसके लिए आपने क्या किया था, एक लोन लिया था। लोन लेके आपने क्या किया था, घर को या तो कंस्ट्रक्ट किया था या फिर घर का परचेज किया था, कंस्ट्रक्ट किया था या परचेज किया था। तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे ना, वो भी हम आपको आपकी एनएवी से माइनस करने देंगे। तो समझे, या फिर एक एग्जांपल लूँ, एग्जांपल है इसमें नीचे, नहीं है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एक एग्जांपल लो, मिस्टर पप्पू है, ठीक है। मिस्टर पप्पू ने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बनाई दिल्ली में, एक प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने, 2 करोड़ का घर खरीदा, जिसमें से उन्होंने 80% क्या किया था, बैंक से लोन लिया था। अब 80% उन्होंने क्या किया इसमें से, हाँ सॉरी, इसकी पेमेंट इन्होंने कैसे करी थी, बैंक लोन लिया था 80%, यानी कि इसको सिंपलिसिटी के लिए हम 1 करोड़ कर देते हैं, ठीक है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए का तो उन्होंने बैंक लोन लिया था, और 20 लाख की उन्होंने अपने आप से पेमेंट करी थी, यानी कि उनकी अपनी सेविंग थी, ऑन पेमेंट करी थी। तो इस केस में क्या होगा, अब इसको इस दिल्ली वाली प्रॉपर्टी से क्या हो रहा है, इनकम आ रही है रेंट की इनकम। अब रेंट की इनकम कितनी आ रही है, 5 लाख रुपए एनुअली इसको रेंट की इनकम आ रही है, यानी कि इसकी एनुअल वैल्यू जो आ रही है ऊपर के फॉर्मूले से, वो 5 लाख रुपए आ रही है। तो इसमें से क्या कर सकता है, पहले तो सेक्शन 24 के जो डिडक्शंस हैं वो उसको कैसे क्लेम करना है, 30% ले लेगा। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेगा, 30% कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। उसके बाद वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है ऑन लोन, जो लोन उसने किस लिए लिया था, इस हाउस प्रॉपर्टी दिल्ली वाले घर को खरीदने के लिए लिया था।
तो इस लोन पे जो वो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है, इसको सपोज करो उसने HDFC बैंक से 10% की रेट पर एनम पर लोन लिया था 80 लाख का। अब उसने 80 लाख पे इंटरेस्ट पे किया था, 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया था। तो 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट हम यहाँ पे आपको अलाउ कर देंगे। फिर जो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी, और वो आपकी क्या आएगी, लॉस आएगा आपका, क्योंकि आपकी 5 लाख की इनकम है, उसमें से आपको 9 लाख रुपए के खर्चे हैं, तो आपका 4,50,000 का क्या आ जाएगा, लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब ये डिडक्शन आपको कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, और इसकी लिमिट क्या रहने वाली है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे 8 लाख माइनस करके दिखाया, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखी है, लिमिट सेट कर रखी है कि ये नहीं कि आप जितना मर्जी डिडक्शन ले लोगे, डिडक्शन की एक लिमिट है, वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पे चलो देखते हैं। अब ये इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि आपने जो लोन लिया था वो किस लिए लिया था, या तो घर खरीदने के लिए लिया था, या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया था, या उसका रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए था। अलाउड इफ लोन इज टेकन फॉर द अबव पर्पस, अगर आपने इन पर्पस से लोन लिया था और फिर उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे वो हम आपको आपकी NAV से माइनस करने देंगे। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टू रीपे अर्लियर लोन ऑल्सो अलाउड, आपने एक लोन पे करने के लिए, यानी 80 लाख रुपए का लोन पे करने के लिए आपने दूसरा लोन लिया और उस पर जो इंटरेस्ट पे करी वो भी आपको क्या करेंगे, हम अलाउ करेंगे। अब ये कैसे मिलेगा आपको डिडक्शन, इंटरेस्ट वाला डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं, स्पेशल रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है, यानी कि कंस्ट्रक्शन करने से पहले, अगर आपने कंस्ट्रक्शन करने से पहले वाला पीरियड है, तो उस पीरियड में अगर कोई आपने इंटरेस्ट पे किया, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में लोन लिया था, स्पेशल रूल फॉर इंटरेस्ट डिडक्शन। ठीक है, जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा उसके लिए कुछ स्पेशल रूल्स हैं। आपका इंटरेस्ट का जो डिडक्शन हो सकता है वो 2 पार्ट में हो सकता है, एक पहला प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, और दूसरा इंटरेस्ट फॉर द इंटरेस्ट इन द ईयर ऑफ कंप्लीशन। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब है इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिफोर द प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड और कंप्लीट, कैन बी क्लेम्ड इन ए 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्विजिशन और कंप्लीशन ईयर। और जो प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड है उसका जो इंटरेस्ट है ना, आपको कैसे मिलेगा, 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, जिस भी साल में आपका कंप्लीशन हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर आपने लोन लिया था 2020 में और जो आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई वो 2025 में हुई, तो इससे पीछे वाला का जो इंटरेस्ट है ना, इसको हम बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। अब अगर इस पीरियड में अगर आपने 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट का आपका खर्चा हुआ है, तो ये आपका इस फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप क्या कहते हैं कंप्लीट कर दोगे, उस फाइनेंशियल ईयर के बाद आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ हो जाएगा। और इसके बाद का जो इंटरेस्ट होगा इस लोन पर, इस 2020 में जो आपने लोन लिया था, उसको आप ईयर वाइज क्लेम कर सकते हो। अब देखो, डिडक्शन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका डिडक्शन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसकी एनुअल वैल्यू क्या होती है, निल रहती है। तो उस केस में भी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं उसकी। पहली कंडीशन ये है कि आपने अगर सेक्शन 115 BAC मिला ना, तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए या फिर अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। दूसरा है कि आपने नॉर्मल प्रोविजन, यानी कि ऑप्शनल रिजीम, जिसको हम ऑल्ड टैक्स रिजीम भी बोलते हैं, अगर आपने वो लिया हुआ है तो उसमें भी जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आपको अलाउड हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्टेड टू लिमिट्स लगेंगी। वहाँ पर लिमिट्स क्या है, 2 लाख रुपए की लिमिट है, एक 30,000 रुपए की लिमिट है। तो 2 लाख रुपए वाली लिमिट का कंडीशन के साथ है, ठीक है। अगर आपने जो लोन लिया था वो किस लिए लिया था, प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ठीक है। और लोन आपने कब लिया होना चाहिए, 1 अप्रैल 1999 के बाद। एंड आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कंप्लीटेड या एक्वायर हो जानी चाहिए, कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए उसका, या एक्विजिशन कर लेना चाहिए आपने 5 साल के अंदर। और मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर कितना ले सकते हो आप, 2 लाख का, 2 लाख से ऊपर का इंटरेस्ट नहीं ले सकते। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में तो क्या है, जितना भी आपका इंटरेस्ट है वो सबका 100% डिडक्शन मिल जाएगा विदाउट लिमिट, ठीक है, विदाउट लिमिट। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आपको क्या मिलेगा, अगर आपने कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज करने के लिए लिया था तो 2 लाख रुपए तक का आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा।
अगर आपने रिपेयर के लिए लिया है, रिपेयर के लिए लिया था लोन, तो 30,000 रुपये का मैक्सिमम आपको रिडक्शन मिलेगा 1 साल के अंदर। कंडीशन वही है कि आपने लोन जो लिया होना चाहिए वो 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया होना चाहिए। मैक्सिमम रिडक्शन आपको कंस्ट्रक्शन के केस में 30,000 और रिपेयर और रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन के केस में आपको 30,000 मिलेगा। अगर एक्वायर या कंस्ट्रक्ट किया आपने न्यू हाउस तो आपको 2 लाख रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा। सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट फॉर 2 लाख रुपीज डिडक्शन टू क्लेम मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ 2 इंटरेस्ट डिडक्शन इफ यू मस्ट सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम लैंडर स्पेसिफाइंग द इंटरेस्ट पेबल। आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपने लैंडर से कि मैंने इतना इंटरेस्ट इसको पे किया है। एक बार जो मैंने अभी तक पढ़ाया आपको मैं उसको समराइज कर दूं। एक हमने 2 डिडक्शन की बात करी, सेक्शन 24 ने 2 डिडक्शन की बात करी। पहला 30% वाला डिडक्शन, ये किस केस में मिलेगा? एलओपी यानी कि लेट आउट प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में ये आपको नहीं मिलेगा। दूसरा हमने पढ़ा इंटरेस्ट का डिडक्शन, ठीक है। इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कब मिलेगा? तो लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको 100% मिल जाएगा विदाउट लिमिट, और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको चेक करना है कि आपने लोन लिया होना चाहिए 1 अप्रैल 1999 के बाद, और मैक्सिमम 5 साल के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो पहला है आपने परचेज करने के लिए लिया या फिर कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया, तो उस केस में आपकी लिमिट जो लगेगी 2 लाख रुपए की लगेगी। और आपने अगर रिपेयर के लिए लिया था लोन तो वहाँ पर मैक्सिमम 30,000 रुपये का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम ले लिया यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में चले गए आप, तो वहाँ पर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये समरी यहाँ पर दी गई है, आप इसको रेफर कर सकते हो चाहो तो, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, यू बोरोड 50 लाख टू बिल्ड ए हाउस एंड पेड 1,80,000 एज ए इंटरेस्ट इन दिस ईयर एंड योर प्रॉपर्टी इज लेट आउट, यू गेट 30% डिडक्शन ऑफ एनएवी, यानी कि आपको जो भी एनएवी आएगा उसको 30% डिडक्शन मिल जाएगा और फुल 1,80,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा एज इंटरेस्ट, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी का लेट आउट है। योर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड अंडर द नॉर्मल टैक्स रिजीम, यू कैन क्लेम इंटरेस्ट डिडक्शन अप टू 2 लाख रुपीज इफ कंडीशन मीट, अदरवाइज नो डिडक्शन विल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अब देखो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हम एक फॉर्मेट देखते हैं। आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको उसको कैसे सोल्व करना है। तो एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। इस फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हो लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जीएबी लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। जीएबी लिखनी है, उसमें से आपको म्यूनसिपल टैक्सेस अगर एक्चुअली ओनर ने पे किए हैं तो पेड बेसिस पे अलाउ होंगे, आपको उसमें से माइनस कर देने, ठीक है। उसके बाद ये माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से आपको 2 डिडक्शन मिलेंगे सेक्शन 24 के। एक सेक्शन 24 में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, जो आपको मैंने अभी ऊपर बताया कैसे मिलेगा। ये दोनों डिडक्शन माइनस करने के बाद आपके पास आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपकी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकल जाएगी। तो जीएबी कैसे कैलकुलेट करनी है, वही तरीका है। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या करना है, आपको चेक करना है फेयर म्यूनसिपल वैल्यू म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से जो भी हायर है वो आपकी क्या होगी, एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। लेकिन ये एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना है और फिर जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट आएगा उसमें से जो हायर होगा ना वो यहाँ पे आपकी जीएबी हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा, फिर तो ये नील रहेगा। अब कंपटीशन बेस्ड ऑन कैटेगरी, लेट आउट प्रॉपर्टी है तो हायर लेना आपको, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल, ये एक समरी है, ठीक है। समरी टेबल है, यहाँ पर बताया गया लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या करना है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर लेना है आपको। लेकिन यहाँ पे अगर एक्चुअल रेंट जो आपका लोअर है, किससे, एक्सपेक्टेड रेंट से, किस वजह से, क्योंकि आपके यहाँ पे वैकेंसी थी, तो उस केस में आपको एक्चुअल रेंट को कंसिडर करना है। इसके केस में आपको 2 डिडक्शन मिल जाएंगे, दोनों डिडक्शन मिल जाएंगे सेक्शन 24 के 30% एनएवी, इंटरेस्ट वाला भी, लेट आउट वैकेंट पार्ट, एक्चुअल रेंट लेना है आपको इफ ड्यू टू द वैकेंसी, ठीक है। वही सारी बातें यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रही हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है आपको 1,50,000, एक्चुअल रेंट कितना है 1,40,000, म्यूनसिपल टैक्स पेड कितने इतने, और इंटरेस्ट है आपका 60,000 का। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में जीएवी निकालनी है। जीएवी कैसे निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर है वो कितना है, 1,00,000 1.5 लाख है, ठीक है। इसमें से आपको म्यूनसिपल टैक्स माइनस कर देना है, ठीक है। टैक्स माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 10,000, माइनस कर दोगे आप 1,40,000 आ गया। 1,40,000 में से आप क्या करोगे, 30% डिडक्शन माइनस कर दोगे। 30% माइनस करने के बाद आपके पास आ गया 42,000, ठीक है। 42,000 में से अब आप इंटरेस्ट भी माइनस कर दोगे यहाँ पर 60,000 का, ये आपके पास आ जाएगा 38,000, ये आपका आंसर हो जाएगा।
सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इसकी एनुअल वैल्यू क्या नील है, इंटरेस्ट आपको 190 का आपने इंटरेस्ट खर्चा किया। इंटरेस्ट का खर्चा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में कहाँ तक होता है, अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है, इस तारीख के बाद लिया है तो और कंप्लीटेड 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए आपका कंस्ट्रक्शन, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो इंटरेस्ट का खर्चा है वो 2 लाख से कम है, यानी कि आपको पूरा 100% का डिडक्शन यहाँ पे लॉस एज ए क्लेम कर सकते हो आप, और इस लॉस को आप अपनी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, अदर इनकम से। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देखो, स्टॉक इन ट्रेड वेकेंट फॉर विद इन 2 ईयर्स। प्रॉपर्टी कंप्लीटेड हो गई आपकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, और उसके बाद नो लेट आउट टिल 24-25 तक आपने कोई भी लेट आउट नहीं किया। तो इस केस में क्या हुआ, प्रॉपर्टी कहाँ पे कंप्लीट हुई आपकी फाइनेंशियल ईयर, एक सेकेंड, ये 22-23 है, और ये आपका 23-24 है, और ये आपका 24-25 है। यहाँ पे 1 साल हुआ आपको, यहाँ पे 2 साल हुए, ठीक है 2 साल हुए। तो अभी 24-25 तक आपको 2 ही साल हुए, 2 साल तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो इनकम यहाँ पे आपकी नील आएगी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अप टू 2 लाख रुपीज कैन बी एडजस्ट, यानी कि कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर इनकम अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम लेते हो तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस 2 लाख रुपए का जो ऊपर आपका लॉस आया उसको अपनी अदर इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। 115 BAC का क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में आपको नो सेट ऑफ, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको एक तो, और कोई भी आपका लॉस आता है हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसको आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे अपनी किसी और इनकम से। तो अभी तो हमने करी थी बात डिडक्शन आपको कौन कौन से मिल जाएंगे आपकी एनुअल वैल्यू से, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कौन से आपको ऐसे डिडक्शन है जो नहीं मिलेंगे, कौन सा ऐसा खर्चा है जो आपको हम माइनस करने नहीं देंगे आपके एनुअल वैल्यू से। ये जो ऊपर जो आपने इंटरेस्ट का खर्चा पे किया था, इंटरेस्ट यानी कि इंटरेस्ट का खर्चा आप क्लेम कर रहे थे, ये खर्चा हम आपको डिसअलाउ कर देंगे कब, अगर आपने जो लोन लिया था ना वो आउटसाइड इंडिया से लिया था और उस पर TDS डिडक्ट नहीं किया था, उस खर्चे पे टैक्स पे नहीं किया, यानी कि TDS डिडक्ट नहीं किया था, एंड देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज एजेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट, मतलब कि आपने TDS डिडक्ट नहीं किया और कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको एजेंट ट्रीट किया जा सकता है नॉन रेसिडेंट का, तो उस केस में आप पे क्या होगा, आपको ये खर्चा हम डिसअलाउ कर देंगे। तो इस सेक्शन का पर्पस क्या है, इस सेक्शन का पर्पस है प्रिवेंट टैक्स इवेजन ऑन पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया। आप कोई भी आउटसाइड इंडिया से लोन लेते हो तो उस पर जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे उस पर आपको TDS काटना है, अगर आपने TDS नहीं काटा तो आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में उस खर्चे को क्लेम नहीं कर पाओगे। मीनिंग क्या है, इफ यू बोरो मनी फ्रॉम ए फॉरेन लेंडर एंड पे इंटरेस्ट विदाउट डिडक्टिंग TDS और विदाउट पे हैविंग रिप्रेजेंटेटिव एजेंट इन इंडिया, यू कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट एज अ डिडक्शन फ्रॉम इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, एरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव लेटर। व्हाट इज अबाउट दैट, इफ लैंडलॉर्ड रिसीव अनरियलाइज्ड रेंट और एरियर ऑफ रेंट। अब दोनों का मतलब क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट का मतलब है विच वाज अर्लियर क्लेम्ड एज नॉट रिसीवेबल। हमने क्या बोला था कि हमें ये रेंट रिसीव नहीं होगा, तो हमने उसको अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में ऐड नहीं किया था। एरियर ऑफ रेंट का मतलब है पास्ट ड्यू रेंट रिसीव नाउ, हमने अब उस रेंट को रिसीव कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, जिस ईयर में आपको वो रिसीव होगा ना उस ईयर में उस पर टैक्स लग जाएगा और आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एरियर ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड लेटर इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट एंड income from house property. Ownership of is relevant. If even you are not owner of property in the year of receipt, it is a fully taxable. इससे मतलब नहीं है कि आप उस जिस साल में आपको वो रेंट मिला उसमें आप उसके ओनर हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। फ्लैट डिडक्शन ऑफ 30% इज अलाउ फ्रॉम द अमाउंट रिसीव, जिस भी ईयर में आपको वो अमाउंट रिसीव हुआ उससे 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी हेड में इस पर टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल, ए लैंडलॉर्ड डिडंट रिसीव 1 लाख रेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 and later claim is unrealized. He claimed it as a unrealized. Tenant pay 1 लाख रुपीज इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25, 2 साल बाद उसने आपको 1 लाख रुपीज दे दिया, तो ये इस 1 लाख पे आपको 24-25 में टैक्स लग जाएगा। 1000 का डिडक्शन लेने के बाद आपको 70,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। इससे मतलब नहीं है, इफ लैंडलॉर्ड सोल्ड दिस प्रॉपर्टी इन द ईयर 2023 एंड दिस 70,000 is still taxable in their hands in financial year 24-25। सेक्शन 25 की समरी ये है, एक बार समरी देख लेते हैं, ठीक है। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया अब्रॉड विदाउट TDS डिडक्ट किए तो सेक्शन 25 के अंदर वो डिसअलाउ हो जाएगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट का खर्चा महीने भी से अलाउड नहीं करिए। उसके बाद अगर आपको एरियर ऑफ रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव होता है, जिस ईयर में आपको ये रिसीव होगा उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, फ्लैट 30% का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओन प्रॉपर्टी। को ओन प्रॉपर्टी का मतलब है एक कोनर इज ए समवन हु ओन पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी अलोंग विद अदर्स एंड देयर मस्ट बी डिफाइंड, देयर शेयर मस्ट बी डिफाइंड ऑन असर्टेनेबल।
की प्रोविजंस, क्या प्रोविजन है, क्या है, ओनरशिप इफ की ओनर्स आर क्लियरली डिफाइंड, इफ शेयर ऑफ को ओनर्स आर क्लियरली डिफाइंड, income is not taxed as AOP, separate taxation, each co-owner is a tax separately on their each co-owner is a tax separately on their share of income as per section 22 to 25, self occupied property, annual value is nil for each co-owner and each can claim interest deduction up to 2 lakh and 30,000 if opting out their old tax regime, ठीक है। लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, इनकम इज कंप्यूटेड एज ए होल देन स्प्लिट एज पर ओनर शेयर्स, ईच ओनर शो देयर शेयर इन रिटर्न। तो लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में आपको करना है, पहले तो ऐसा मानना है कि वो प्रॉपर्टी किसी एक बंदे ने ली हुई है, मतलब एक बंदा उसका ओनर है, उस पर पूरे प्रॉपर्टी को एक बंदे की मान के उस पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तब उसके बाद आपको जो इनकम आ जाएगी ना उसको स्प्लिट कर देना उनके ओनरशिप के शेयर में, ठीक, उनके ओनरशिप के रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना और हर ओनर अपनी रिटर्न में उस इनकम को दिखाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर ईच को ओनर मैक्सिमम 2 लाख रुपए अगर एक्वायर और कंस्ट्रक्शन कर लिया है और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो, और 30,000 अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इफ ईच को ओनर हैज अनदर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी देन कंबाइंड डिडक्शन लिमिट अप्लाई, दैट इज 2 lakh and 30 lakh will be total across both property. Under default tax regime, no deduction for interest on self occupied property, ठीक है। ये तो हमें पता है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। सेल्फ ऑक्यूपाइड को ओनरशिप एग्जाम्पल देखो, ए एंड बी जॉइंटली ओन ए हाउस, 50-50% इनका शेयर है और इन्होंने लोन लिया 30 लाख रुपए, इसका इंटरेस्ट पे किया 1.5 लाख रुपए ईच बंदे ने। दे ऑप्ट आउट फॉर सेक्शन 115 EAC, यानी कि इन्होंने क्या किया, इस सेक्शन से ऑप्ट आउट कर लिया और ये न्यू ओल्ड टैक्स रिजीम में वापस आ गए। ईच कैन क्लेम एनुअल वैल्यू, इनकी क्या रहेगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो नील रहेगी और इंटरेस्ट का डिडक्शन 1.5 लाख रुपए का ले सकते हैं। अब एग्जाम्पल सेकंड आता है, लेट आउट प्रॉपर्टी अगर कौन प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, एक्स एंड वाई क्या है, शॉप है इनकी, दोनों मिलकर एक शॉप ऑन करते हैं जिनमें इनका शेयर कितना है, एक्स का 60%, वाई का 40%। इन्होंने रेंट कर दी प्रॉपर्टी 2,40,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से। म्यूनसिपल टैक्सेस इन्होंने कितने पे किया, 20,000 के। इंटरेस्ट पे किया है एक्स ने 40,000 और वाई ने 20,000। अब आपको ये मान के करना है कि ये प्रॉपर्टी किसी एक बंदे ने हेल्ड की हुई तो क्या इस केस में क्या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आती, ये मान के आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले फुल इनकम आपको ले लेनी है जितनी रिसीव हुई, जितना प्रॉपर म्यूनसिपल टैक्स पे हुआ फुल वो आपको माइनस कर देना। उसके बाद आपके पास आ जाएगी एनएवी आ गया आपकी 2,20,000। 2,20,000 में 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा, वो माइनस करना है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट का खर्चा ये मान के लेस करना है कि ये दोनों मिलाकर एक बंदे ने खर्च किया, यानी कि 40,000 प्लस 20,000 60,000 रुपये आपको माइनस कर देना है। यहाँ से आपकी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 94,000। 94,000 को अब आपको डिवाइड कर देना 60 to 40%, 60-40% कर देना है, 60 एक्स का 40% वाई का। तो देखो अगर कौन प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो सेपरेटली अगर आपको ईच ओनर का हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कंप्यूट करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट का डिडक्शन आप ले सकते हो ये वाले 2,30,000 वाले ऑन इंडिविजुअल बेसिस। लेट आउट प्रॉपर्टी तो आपको करना पड़ेगा किसी एक ओनर की वो प्रॉपर्टी मान के उसको कंप्यूट करना पड़ेगा, बाद में उनको आप डिवाइड कर सकते हो रेशियो में। डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन 27 में, डीम्ड ओनरशिप। अब ये डीम्ड ओनरशिप का मतलब क्या है देखते हैं। सम टाइम ए पर्सन मे नॉट बी लीगल, यानी कि रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो सकता, बट स्टिल ट्रीटेड एज अ ओनर फॉर इनकम टैक्स पर्पस अंडर सेक्शन 20 to 26। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनर का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी के लीगल ओनर ना होकर भी आपके हाथ में उससे इनकम आने वाली जो है वो टैक्सेबल हो सकती है। किस किस केसेस में डीम्ड ओनर का वैसे कॉन्सेप्ट आपका लिए इतना इंपॉर्टेंट या रिलेवेंट नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने क्या किया था, आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आपने अपने स्पाउस को गिफ्ट कर दिया एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वहाँ से जो अब आपको इनकम आएगी ना वो क्या होगी, आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। आपने अपने स्पाउस को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी विदाउट कंसिडरेशन, उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आएगी वो आपके हाथ में ही टैक्सेबल होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसका, अगर आपने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी अपने स्पाउस को बिना कंसिडरेशन के, वो एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट थी, मतलब डिवोर्स की केस में थी, ठीक है, तो उस केस में आपके पास टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखो, ए गिफ्ट हाउस टू वाइफ एंड ए इज अ डीम्ड ओनर। इस केस में ए डीम्ड ओनर है, उसके हाथ में टैक्स लायबिलिटी आएगी। सेम केस होता है माइनर चाइल्ड।
अगर कोई पर्सन अपने माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे या ट्रांसफर कर दे विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस में क्या होगा, जो पर्सन है जो ट्रांसफर कर रहा है उसको डीम्ड ओनर माना जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक फादर ने क्या किया, गिफ्ट कर दिया अपने माइनर सन को एक प्रॉपर्टी, तो फादर क्या है, डीम्ड ओनर है इस केस में। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर जो माइनर चाइल्ड है वो माइनर मैरिड डॉटर है, तो उस केस में डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट, द पर्सन होल्डिंग इन इंडिविजुअल एसेंशियल प्रॉपर्टी एप्लीकेबल टू द एस्टेट बाय ग्रांट और कन्वेंट। रॉयल प्रॉपर्टी पास्ड इन डिवाइडेड ऑन और अनडिवाइडेड टू एल्डेस्ट सन। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इफ मेंबर इज अलॉटेड ए फ्लैट बिल्डिंग अंडर ए हाउस बिल्डिंग स्कीम। नेक्स्ट आता है आपको पोजेशन अंडर सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन है। व्हेन ए बायर टेक पोजेशन बट रजिस्ट्रेशन इज नॉट येट डन, आपने किसी प्रॉपर्टी की पोजेशन ले ली लेकिन उसकी रजिस्ट्री अभी आपके नाम पर नहीं है, तब भी आप उसके क्या माने जाओगे, डीम्ड ओनर माने जाओगे, और उससे जो आने वाली प्रॉपर्टी है रेंटल इनकम है वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है, आप अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे ली है 12 साल से ज़्यादा के लिए, यानी मोर देन 12 ईयर्स, तो तब भी आप उसके डीम्ड ओनर माने जाओगे और आपके हाथ में टैक्स लगेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कैश गिफ्ट डज नॉट इक्वल टू डीम्ड ओनरशिप इफ यू गिफ्ट कैश टू स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड। अगर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी ना देके कैश दिया अपने माइनर चाइल्ड को या स्पाउस को, और उसके बाद उन्होंने उस कैश को कहाँ यूज़ किया, हाउस प्रॉपर्टी परचेज करने में। ठीक है, उन्होंने उससे हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर ली, देन यू आर नॉट डीम्ड ओनर, आप उसके डीम्ड ओनर नहीं बनोगे, लेकिन क्लबिंग के प्रोविजन आप पे अप्लाई हो जाएंगे। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लीज वर्सेज ओनरशिप, अगर आपने लीज पीरियड आपका क्या है 12 साल या उससे ज़्यादा का है तो आप डीम्ड ओनर हो, अगर 12 साल से कम का है तो आप डीम्ड ओनर नहीं हो। अब एग्जांपल देखो, ट्रांसफर टू स्पाउस, रवि ने गिफ्ट कर दिया एक हाउस अपनी वाइफ को विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। रवि इज डीम्ड ओनर इवन दो हिज वाइफ नेम इज ऑन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में किसका नाम है, उसकी वाइफ का, लेकिन रवि क्या है, टैक्स पर्पज के लिए डीम्ड ओनर है और इसी को टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, पोजेशन विदाउट रजिस्ट्रेशन, प्रिया पे फुल अमाउंट एंड टेक पोजेशन ऑफ फ्लैट वाया एग्रीमेंट टू सेल बट रजिस्ट्री इज पेंडिंग। प्रिया इज डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27। लॉन्ग टर्म लीज, जाहिद टेक 15 ईयर लीज ऑफ ए शॉप इन ए मॉल। जाहिद ने एक मॉल में शॉप लिया 15 साल की लीज पर, तो जाहिद क्या है, डीम्ड ओनर है टैक्स पर्पस के लिए। अब यहाँ पे भी एक क्विक रिकैप दिया हुआ है, इफ यू आर डीम्ड ओनर, आप कब एक डीम्ड ओनर बन जाओगे और कब नहीं बनोगे। ठीक है, इफ यू गिफ्ट हाउस टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड विदाउट कंसिडरेशन, अगर आपने अपने माइनर चाइल्ड या स्पाउस को गिफ्ट कर दिया कोई भी प्रॉपर्टी या हाउस बिना कंसिडरेशन के, तो आप क्या बन जाओगे, डीम्ड ओनर बन जाओगे। प्रॉपर्टी, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लिया पेमेंट करने के बाद और उसकी रजिस्ट्री पेंडिंग है तो भी आप डीम्ड ओनर बन जाओगे। या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली हुई है 12 साल से ज़्यादा, तो तब भी आप उसके डीम्ड ओनर बन जाओगे। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो या समझ आया हो इसके कॉन्सेप्ट, तो आप मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, ताकि मेरे को भी पता चलता रहे कि आपको ये वीडियो समझ आ रही है और ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच रहे हैं। और इसके साथ में अगर आपका कोई डाउट हो इस चैप्टर में, या कोई भी आपका क्वेश्चन हो, या आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए हो मेरे से, तो आप कमेंट कर सकते हो अपना डाउट, या आप मेरे को मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर CA jatin singh98@gmail.com पर आप मेरे को अपना डाउट या क्वेरी भेज सकते हो। साथ ही साथ आप इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलना। तब तक बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए रिवीजन वीडियो के साथ।